गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस टॉपिक के बाद भी चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आज हमें देखना है डिलीवरी कैसे होती है, लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है, प्लेसेंटा कैसे फॉर्म होता है, और कुछ पार्ट हमें पढ़ना है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक और फीटल मेम्ब्रेन। तो फीटस कब कहते हैं, एम्ब्रियो कब कहते हैं, मैंने कल आपके टॉपिक में डिस्कस किया था। तो फीटल मेम्ब्रेन या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का मतलब होता है बच्चे के चारों तरफ कौन कौन सी मेम्ब्रेन है। तो उसके अंदर आती है कॉरियन, एमनियन, एलेंटॉइस एंड यॉक सैक। इन चारों को मिला के हम बोलते हैं फीटल मेम्ब्रेन। कॉरियन आपको पता ही है जिससे प्लेसेंटा फॉर्म होगा और वो ह्यूमन कॉरियोनिक गोनिडोट्रोपिन सीक्रेट करेगी। एमनियन एमनियोटिक फ्लूइड सीक्रेट करेगी। एलेंटॉइस नॉन फंक्शनल है, तो ये भी प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, उसके बीच की लेयर होती है। यॉक सैक जिसमें यॉक बनता है, तो हम ह्यूमन बीइंग के अंदर यॉक वैसे भी न के बराबर होता है, तो यॉक सैक एंड एलेंटॉइस तो बोल सकते हो नॉन फंक्शनल है। एमनियन एंड कॉरियन के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके, तो यही था हमारा फीटल मेम्ब्रेन। नाम याद रख लोगे तो बहुत है। कॉरियन एम्ब्रियो को सराउंड करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है और ये प्लेसेंटा बनाने में काम आती है। एमनियन एमनियोटिक फ्लूइड बनाती है। एमनियोटिक फ्लूइड का काम बायोन्सी प्रोवाइड करना है, क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करना होता है और प्रोटेक्शन करना होता है एम्ब्रियो का। एलेंटॉइस मैंने आपको बता दिया नॉन फंक्शनल होती है। यॉक सैक भी हमारे नॉन फंक्शनल या ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि एलेसितल एग होते हैं, हमारे में यॉक नहीं होता क्योंकि मदर फीड कराती है बच्चे को। जो बर्ड्स और इंसेक्ट होते हैं उसमें पॉलीलेसितल एग होते हैं जिसमें यॉक सैक ज़्यादा होता है। बर्ड्स के एग में भी यॉक सैक ज़्यादा होता है। अब हमारे पास आता है प्रेगनेंसी टर्म। तो प्रेगनेंसी क्या है? टाइम फ्रॉम द कंसेप्शन टू द बर्थ। कंसेप्शन का मतलब होता है सेक्स होकर फर्टिलाइजेशन होना, उस दिन से लेकर जब तक डिलीवरी होती है बच्चे की तब तक के टाइम को हम प्रेगनेंसी बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर ये 9 मंथ +- 7 डेज होता है, और अगर डॉक्टर्स की लैंग्वेज में बोले तो 38 to 42 वीक्स को हम बोलते हैं प्रेगनेंसी पीरियड। ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इनटू डॉग्स, एलिफेंट्स एंड कैट 63, 624 एंड 63 डेज रिस्पेक्टिवली। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये तीन में डॉग, एलिफेंट और कैट में 63, 624 और 63। एलिफेंट के अंदर 2.5 साल के आसपास की प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रेगनेंसी। आप सब जानते हैं प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा का रोल क्या होता है, मैं पहले ही बता चुका, अभी अपन आगे और डिस्कस करने वाले हैं। प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा इज इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड यूटेराइन वॉल ऑफ मदर टू एक्सचेंज द मटेरियल। प्लेसेंटा इंटीमेट का मतलब एक दूसरे में समा जाना, इंटीमेट रिलेशन है प्लेसेंटा बच्चे के और मदर के यूटेराइन वॉल के बीच में। और क्या क्या फंक्शंस होते हैं देखो। अच्छा, पहले ये डायग्राम देख लो। देखो, जैसे ही बच्चा अंदर प्रिपेयर हो जाता है यूट्रस के अंदर, तो नीचे सर्विक्स में एक प्लग बन जाता है जिसे बोलते हैं प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स। मतलब ये रास्ता बंद हो गया, अब यहाँ से ना मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा और ये सर्विक्स वाला पार्ट बंद हो जाएगा। इवन इस ड्यूरेशन में सेक्स हो सकता है लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, वो ब्लॉक हो गया। तो ये वाला रास्ता ब्लॉक हो गया है। ऊपर देखो, ये डेसिडुआ बेसिलस, ये प्लेसेंटा का पार्ट है। नीचे कॉरियोनिक विलाई, ये इसे प्लेसेंटल विलाई भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब आपको साइड में दिखा रखी है। यॉक नर्व के बराबर है। एलेंटॉइस भी नॉन फंक्शनल है। अम्बिलिकल कॉर्ड, ये क्या है? जो बच्चे की आर्टरी और वैन होती है वो इस रूट के थ्रू आती है, तो उसको हम सब मिला के अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। अम्बिलिकल प्लस आर्टरी प्लस वैन को अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। ये कैविटी है यूट्रस की। ये डेसिडुआ, पेराइटेलिस और कैप्सुलरिस ये लेयर है, इतना मीनिंगफुल नहीं है। कॉरियन लेयर है और अंदर एमनियन है। तो बाहर की तरफ कॉरियन होती है, अंदर की तरफ एमनियन होती है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। वर्क में आपको बता दिया, कॉरियन ने ही प्लेसेंटा बनाया, एमनियन ने एमनियोटिक फ्लूइड बनाया। एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन मैं आपको बता चुका। और ये फीटस, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ऊपर एलेंटॉइस है, फिर यॉक सैक है, फिर प्लेसेंटा है। तो ये है हमारा मदर के अंदर कैसे बच्चा अटैच रहता है। अब देखो, और थोड़ा मैग्नीफाइड व्यू में आपको बता रहा हूँ। अगर आप देखोगे प्लेसेंटा को तो इसमें 2 पार्ट होंगे, मैटरनल पोर्शन और फीटल पोर्शन। मैटरनल पोर्शन और फीटल पोर्शन है। मैटरनल का मतलब मदर का पार्ट
और फीटल का मतलब बच्चे का, मतलब प्लेसेंटा में 2 पार्ट है, बच्चे का और मदर का। फिर आप देख रहे हो मैटरनल एंडोमेट्रियल वेन्यूल्स है, ये वैन है छोटी छोटी, ये ब्लड सप्लाई है। एंडोमेट्रियल आर्टेरियोल है मदर की, ये ब्लड वेसल्स है फीटल की, और ये कॉरियोनिक विलाई है प्लेसेंटा का पार्ट। ये देखो आप अम्बिलिकल आर्टरीज, अम्बिलिकल वेन, इन सब को मिला के हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। ये जाके बच्चे के अटैच होता है, तो बच्चा इसके थ्रू प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन लेता है। ओके, प्लेसेंटा अलग है, अम्बिलिकल कॉर्ड अलग है। अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा सा डिस्टेंस पार्ट है जहाँ से होते हुए आर्टरी और ब्लड वेसल एंटर कर रही है। ओके, प्लेसेंटा परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। प्लेसेंटा का काम तो पता ही है, न्यूट्रिशन देना। रेस्पिरेशन करती है माँ, तो उसके साथ बच्चा रेस्पिरेशन करता है। एक्सक्रीशन भी यही संभालता है। ये बैरियर की तरह भी काम करता है ताकि इन्फेक्शंस का और किसी भी डेंजरस चीज़ का बच्चे के अंदर एंट्री नहीं हो। ये स्टोरेज का काम भी करता है। तो ये तो है नॉर्मल फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। फिर एंडोक्राइन फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। प्लेसेंटा ये सब काम तो कर ही रहा था, इसके अलावा प्लेसेंटा कुछ हार्मोन सीक्रेट करता है, इसे बोलते हैं एंडोक्राइन फंक्शन। हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG। आई थिंक वी आर डिस्कसिंग इट और 4th और 5th टाइम। HCG ये प्लेसेंटा सीक्रेट करता है। एक और ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन्स HCS। इसका मतलब ये मेमोरी ग्लैंड पे काम करेगा मदर की, जिससे मेमोरी ग्लैंड की साइज बढ़ेगी। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये भी मिल्क प्रोड्यूस करेगा फीमेल के ब्रेस्ट के अंदर। कोरियोनिक थायरोट्रोपिन्स, कोरियोनिक थायरोट्रोपिन्स का मतलब होता है BMR वगैरह को रेगुलेट करेगा। कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन्स, ये कॉर्टिकोट्रोपिन्स भी डिलीवरी के टाइम में मदद करेगा, और रिलैक्सिन भी डिलीवरी के टाइम में हेल्प करेगा, प्यूबिक सिम्पाइसिस को रिलैक्स करेगा। तो ये थे प्लेसेंटा के बहुत सारे एंडोक्राइन फंक्शन, मतलब कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, HCG, HCH, HPL, और लास्ट में कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिक और रिलैक्सिन। तो ये सब याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। HCS स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अभी मैंने आपको बताया। रिलैक्सिन फैसिलिटेट पार्सुरेशन, मतलब बर्थ कराता है। प्यूबिक सिम्पाइसिस, हमारी पेल्विक ग्रिडल के अंदर एक हड्डी होती है, उसको वो थोड़ा स्मूथ और वाइड कर देता है, जिससे बच्चा पास आउट हो जाता है। तो प्यूबिक सिम्पाइसिस को रिलैक्स करता है। इसके अलावा कुछ हार्मोन और है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ये सारे भी मैटरनल ब्लड के अंदर प्रेगनेंसी के टाइम में इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं। तो अगर नीट में क्वेश्चन आता है कि कौन सा हार्मोन प्रेगनेंसी के टाइम में ब्लड में ज़्यादा होगा, तो ये सब हार्मोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। और क्या क्या होगा, इनके साथ साथ फीटल ग्रोथ को सपोर्ट होने वाली चीज़ें, मेटाबॉलिक चेंजेस, और मदर और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाले हार्मोन भी बढ़ जाते हैं, उनका भी ग्रोथ होता है। अब हमें देखना है कि बच्चे में कौन से मंथ में, कौन से वीक में क्या होता है। वैसे तो ये हमारी NCERT में नहीं है, लेकिन आपके जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ, मोटा मोटा याद रख लो, बाकी ज़्यादा आपके काम का नहीं है, पर हाँ प्रैक्टिकल है तो लाइफ में काम आएगा। पहले वीक के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन, 20 और 24 आवर्स के बाद क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है। 4-5 दिन बाद ब्लास्टोसिस्ट बनती है, और 6-7वें दिन जाके इम्प्लांटेशन होता है। तो ये पहला वीक हो गया। दूसरे वीक में होगा जर्म लेयर बनेगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। 3rd वीक के अंदर क्या होगा, इसके अंदर फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी हमें दिखने लगेगी, बैकबोन बनने लगेगी बच्चे की, न्यूरल ट्यूब बनने लग जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन वगैरह का बनना स्टार्ट होगा। 4th वीक में क्या होगा, हार्ट, ब्लड वेसल, ब्लड एंड गट बनना शुरू होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड बनना शुरू होगा। 5वें वीक में क्या होगा, ब्रेन डेवलप होगा, लिम्ब बर्ड्स बनने लग जाएगी, हाथ पाँव बनने जनरेट हो गए। 6ठे वीक के अंदर आइज और ईयर बनना स्टार्ट होता है। 7वें वीक के अंदर सारे इंटरनल ऑर्गन डेवलप होने लग जाते हैं। इंटरनल ऑर्गन में टंग, माउथ, ये सारी चीज़ें। बाय द 12th वीक फीटस फुली बन जाता है, ऑर्गन, मसल, बोन बन जाती है, सेक्स ऑर्गन भी बन जाते हैं फीटस के अंदर, और फीटस मूव करना स्टार्ट कर देता है। 20वां वीक आते हुए हेयर बनने लग जाते हैं, आईब्रोज, आईलैशेस बन जाती है, फिंगर नेल्स बनते हैं, फिंगर के प्रिंट्स बन जाते हैं।
24वें वीक आते आईलिड ओपन हो जाती है। लीगल लिमिट फॉर एबॉर्शन इन मोस्ट सर्कमस्टेंसेस, मतलब इस समय एबॉर्शन की लीगल लिमिट है। ये लीगल लिमिट टर्म आप MBBS में सीखोगे। 26 वीक आता होते गुड चांस ऑफ सर्वाइवल, अगर बच्चे को बाहर निकाल लेते हो इस समय या किसी कारणवश अबॉर्ट हो जाता है तो भी जीने के चांसेस है। 28 वीक आते विग्रेसली बच्चा मूव करने लग जाता है, टच या लाउड नॉइज को रिस्पॉन्स देने लग जाता है पेट के अंदर। 30 वीक में हेड डाउन हो जाता है नीचे की तरफ। और 40 वीक मतलब 38 to 42 वीक 9 मंथ +- 7 डेज में उसका डिलीवरी हो जाता है, बर्थ हो जाता है। तो दीज वॉज सम चेंजेस अकर्स फ्रॉम फर्स्ट वीक टू द 40 वीक्स, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं दो टर्म, पार्सुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्सुरेशन इज द अनदर नेम ऑफ डिलीवरी। तो प्रेगनेंसी के बाद 9th मंथ फुली मैच्योर होने के बाद बच्चे का डिलीवर होना ही पार्सुरेशन होता है। ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी ह्यूमन बीइंग इज अबाउट 9 मंथ +7- विच इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। तो जेस्टेशन पीरियड एक नई टर्म है आपके लिए, मतलब प्रेगनेंसी पीरियड को जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। ये 9 मंथ +7 डेज होता है। फुली मैच्योर्ड बच्चे को मतलब 9 मंथ के बाद डिलीवर होने को हम पार्चुरेशन कहते हैं। ओके, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस कॉजेज डिलीवरी और एक्सपल्जन ऑफ द फीटस। दिस एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द फुल टर्म यंग वन फ्रॉम मदर्स यूट्रस एट द एंड ऑफ जेस्टेशन पीरियड इज कॉल्ड पार्चुरेशन। प्रॉपर डेफिनेशन। अब देखो प्रोसेस क्या है डिलीवरी का। डिलीवरी का प्रोसेस देखो, जब बच्चा फुली मैच्योर्ड हो जाता है फीटस, तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस यूट्रेशन के कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ज़्यादातर पूछा जाता है और नीट में भी इंपॉर्टेंट है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या है? यूट्रस के अंदर हमें थोड़े थोड़े कॉन्ट्रैक्शन नज़र आने लग जाते हैं, जो हम बाहर से देख सकते हैं। ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है। उसके बाद में लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। पेन ऑफ चाइल्ड बर्थ भी बोलते हैं इसे, मतलब अब दर्द होना स्टार्ट हो गया डिलीवरी का। और उसी मोमेंट पे ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है। ये ऑक्सीटोसिन होता है, ये ऑक्सीटोसिन फैसिलिटेट करता है पार्चुरेशन को, डिलीवरी को, इसलिए हमने उसको बोला था कि चाइल्ड बर्थ हार्मोन भी कहते हैं हम इसको। और ये लेबर पेन के टाइम में ज़्यादा क्वांटिटी में सीक्रेट होने लग जाएगा और ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, यूटेराइन मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, जिससे मैटरनल एफर्ट तो लगता ही है, पुश डाउन एफर्ट्स बोलते हैं जिसको। इसके साथ साथ ये भी उसकी मसल्स की हेल्प कर रहा है ताकि बच्चा धीरे धीरे सर्विक्स की तरफ आए। रिलैक्सिन प्लेसेंटा का हार्मोन है और ये भी प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो बॉन्स होती है पेल्विक गर्डल की, उसको लूज कर देता है जिससे बच्चा बाहर आ जाए। ओके, और एक और हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन CRH, और ये भी इसमें ही मदद करता है। ये दिमाग की तरफ से मेंटली सपोर्ट करता है और इससे थोड़ा सपोर्ट मिलता है मदर को डिलीवरी करने में। तो एंड ऑफ दी डिलीवरी ये सीक्रेट होता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसका रोल। स्टेजेस देखो, जैसे बच्चा डिलीवर होगा तो उसकी क्या क्या स्टेजेस है, डॉक्टर को क्या साइन दिखते हैं। पहला दिखता है स्टेज ऑफ डायलेशन। जब स्टार्टिंग में आप देखोगे लेबर पेन जब शुरू हुआ है तो सर्विक्स डायलेट हो जाएगा। सर्विक्स डायलेट होगा, ये 6 से 12 घंटे का इसमें टाइम लगता है। इस स्टेज के अंदर रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होंगे यूट्रस के, एमनियोटिक सैक होगा वो रप्चर हो जाता है, पानी बाहर निकल जाता है, कंप्लीट डायलेशन हो जाता है इसका सर्विक्स का। द फर्स्ट रिजल्ट ऑफ लेबर पेन इज़ द ओपनिंग ऑफ सर्विक्स। ये लेबर पेन होते होते सर्विक्स खुल जाता है, ये पहला साइन है कि डिलीवरी होगी। द एमनियोटिक फ्लूइड, जिसे हम वाटर बोलते हैं, स्टार्ट फ्लोइंग आउट थ्रू द वेजाना। वेजाना से पानी बाहर आने लग जाता है क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड है वो बाहर गिर रहा है। एमनियोटिक जो कवरिंग थी वो पाउच फट गया है। ओके, सर्विक्स खुल गया। दूसरी स्टेज है एक्सपल्जन, द टाइम फ्रॉम द कंप्लीट सर्विकल डायलेशन टू द डिलीवरी ऑफ बेबी। इसके अंदर एक्सपल्जन का मतलब बाहर आना बच्चे का। इट लास्ट 10 मिनट टू सेवरल आवर।
कई बार तो डिपेंड करता है फीमेल के ब्रेन पे। यूजुअली जो फर्स्ट डिलीवरी होती है उसके अंदर कई घंटों का टाइम लगता है, बाकी सेकंड, थर्ड और जो आगे की डिलीवरी होती है उसमें 10-15 मिनट ही लगते हैं। तो बच्चे को बाहर आने का टाइम है ये, जब सर्विक्स के बाहर आ रहा बच्चा। द बेबी पासेज थ्रू द सर्विक्स एंड वेजाना एंड इट डिलीवर्ड और बॉर्न। फिर आता प्लेसेंटल स्टेज, इसे प्लेसेंटल बर्थ भी बोलते हैं। प्लेसेंटल बर्थ का मतलब प्लेसेंटा भी बाहर नहीं आया है, बच्चा बाहर आया है। तो टाइम आफ्टर द डिलीवरी अनटिल द प्लेसेंटा, और आफ्टर बर्थ भी बोलते हैं इसको। इसके बाद में प्लेसेंटा को हम पावरफुल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ बाहर फेंक देती है मदर, क्योंकि अब प्लेसेंटा की ज़रूरत कहाँ है, तो प्लेसेंटा बाहर आ जाता है। और फिर प्लेसेंटा के साथ में जो अम्बिलिकल कॉर्ड था वो उसको हम काट देते हैं और उसको अलग कर देते हैं प्लेसेंटा को बच्चे से। ये तो आपने अक्सर देखा होगा। 28 से 35 दिन लगते हैं मदर को अपना यूट्रस वापस नॉर्मल शेप में लाने में। डिलीवरी के बाद लगभग 1 महीना लग रहा है कि वो अपनी नॉर्मल वापस रूटीन शेप में आ जाए। तो बच्चों ये था स्टेजेस ऑफ डिलीवरी। ये आप MBBS में पढ़ोगे, मेरा मन हुआ तो मैंने आपको बता दिया। इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस तो आपके नहीं हैं, पर आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया। पर ये प्लेसेंटा के हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लैक्टेशन का मतलब है फीडिंग कराना। तो मदर जो बच्चे को डिलीवरी के बाद में दूध पिलाती है मेमरी ग्लैंड से, उसे हम बोलते हैं लैक्टेशन, उसे हम लैक्टेशन बोलते हैं। रोल ऑफ हार्मोन, इसमें किस किस हार्मोन का क्या रोल होता है। तो मिल्क इजेक्शन हार्मोन का रोल होता है इसमें लैक्टेशन में, क्योंकि ऑक्सीटोसिन उसी को हम मिल्क इजेक्शन हार्मोन बोलते हैं। वो मेमरी ग्लैंड पे एक्ट करता है और मिल्क को एग्जिट करता है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, लैक्टोजन होते हैं, वो मिल्क बनाते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन का मेन रोल है मिल्क प्रोड्यूस करने में लैक्टेशन में। ओके, अब हमारे पास टर्म आती है कोलेस्ट्रम। क्या होता है, तो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का बच्चा पैदा होने के बाद, उसे हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। तो कोलेस्ट्रम को हम हाईली न्यूट्रिशियस और बैलेंस डाइट बोलते हैं बच्चे के लिए। तो कोलेस्ट्रम 2-3 दिन तक ही भी हम वर्ड यूज़ करते हैं, जब तक ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है। येलोइश फ्लूइड होता है और जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ होती है और बहुत सारे न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स होते हैं। रिच इन प्रोटीन, जिसे हम लैक्ट एल्बुमिन बोलते हैं, लैक्ट प्रोटीन बोलते हैं। फैट कम होती है। कोलेस्ट्रॉल में एंटीबॉडी ए होती है, IgA मैन होती है एंटीबॉडी में। और ये पैसिव इम्यूनिटी है बच्चे को। हम पढ़ेंगे पैसिव और एक्टिव इम्यूनाइजेशन। तो बच्चे को पहली बार जो फ्लूइड के अंदर एंटीबॉडी मिलती है वो है IgA, वो कोलेस्ट्रॉल के थ्रू मिलती है। मिल्क का कंपोजिशन क्या होता है, तो मिल्क का कंपोजिशन मैं पहले ही बताया आपको। केसिन प्रोटीन होती है, लैक्टोज होता है, इसके अंदर पोटेशियम होते हैं, कैल्शियम होते हैं, सोडियम, विटामिन C, आयरन वगैरह होते हैं। वी हैव डिस्कस्ड इट इन अर्लियर पार्ट। केसिन, लैक्टोज, 2 मेन बातें जो ध्यान रखना आप लोग। अब डिसऑर्डर्स क्या क्या है फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी के टाइम में, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक होता है एमनियोटाइटिस, का मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर इन्फेक्शन हो जाना और इससे बच्चा इन्फेक्ट हो जाता है, उसे एमनियोटाइटिस कहते हैं। एबॉर्शन, बच्चा अभी 20 वीक का ही हुआ है, मतलब 40 वीक पूरी प्रेगनेंसी का टाइम है और 20 वीक का ही हुआ है, तो 20 वीक तक के बच्चे को अपन गिरा दें अगर, तो उसे एबॉर्शन कहते हैं। और इस समय बच्चे का वेट लगभग 500 ग्राम, आधा किलो रहता है, जबकि बच्चा जब फुली मैच्योर पैदा होता है तो उसका 2.5 से 3 किलो वजन होता है। अगर 2.5 kg से कम वजन होता है बच्चे का तो उसे हम LBW कहते हैं, लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट को हमें थोड़ा जीने के चांसेस कम होते हैं, तो उसकी ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। तो LBW करके टर्म होती है, वो MBBS में सीखोगे। तो ये बच्चा जो होगा 20 वीक के आसपास ये अबॉर्ट हो जाता है, तो हम इसे एबॉर्शन कहते हैं। 500 ग्राम का होता है। एक टर्म होती है टेरेटोजेनी, इसका मतलब होता है बच्चे में डिफेक्ट होना। प्रोडक्शन ऑफ माल फॉर्म्ड इन्फेंट इज कॉल्ड टेरेटोजेनी। डिफेक्टेड बच्चा पैदा होता है तो उसे हम टेरेटोजेनी कहते हैं। ये टर्म भी नहीं है। अगर माँ प्रेगनेंसी के टाइम में सिगरेट फूंकती है या फिर बाहर में जाके दारू पीती है तो उसका रिजल्ट बच्चा भुगतता है, उसे हम टेरेटोजेनिक फैक्टर कहते हैं। टोबैको एंड एल्कोहल आर टेरेटोजेनिक फैक्टर। यू विल लर्न मोर अबाउट इट इन MBBS। एक टर्म और है कैस्ट्रेशन। क्या होता है, तो ये बहुत सिंपल टर्म है, इसका मतलब होता है टेस्टिस या ओवरी को क्रश कर देना। दोनों के लिए इसको कैस्ट्रेशन कहते हैं। वही बैल और सांड वाला केस।
जो सांड होता है उसके टेस्टिज होते हैं पर बैल में नहीं होते, तो सांड को बैल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस है कैस्ट्रेशन। टेस्टिज को कुचल के नष्ट करना कैस्ट्रेशन है। हिस्टेरेक्टोमी, देखो ये वर्ड एक्टोमी कहीं पे भी आता है, इसका मतलब रिमूवल, हिस्टेरो वर्ड फॉर यूट्रस और वॉम। तो बच्चादानी को बाहर निकालने को हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। मेल में प्रोस्टेट के बाहर निकालने को, काट के हटाने को प्रोस्टेक्टोमी कहते हैं। जो एग होते हैं उनके अंदर अगर यॉक सैक कम होता है तो उसे हम माइक्रोलेसिथल एग कहते हैं। अगर एग उनका कम होता है तो हम उसे माइक्रोलेसिथल एग कहते हैं, मतलब कम यॉक वाला एग। हमारे एग तो ह्यूमन के तो एलेसिथल होते हैं, ह्यूमन बीइंग का एलेसिथल एग होता है। मीजोलेसिथल एग होते हैं, वो लंग फिश फ्रॉग टोड में होते हैं। मैक्रोलेसिथल या पॉलीलेसिथल मतलब ज़्यादा यॉक भरा हुआ होता है इंसेक्ट एग में, बर्ड के एग में। ये सब आउट ऑफ सिलेबस है, लास्ट वाला पोर्शन थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, ये बस आपके कॉमन सेंस के लिए, नॉलेज के लिए। गायनेकोमेस्टिया का मतलब होता है जब लड़का लड़की जैसा बन जाए, मतलब उसकी ब्रेस्ट डेवलप हो जाए लड़के की और वो बाहर से लड़की जैसा दिखने लग जाए, तो इस दुर्भाग्य को हम बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। आज के टाइम में फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं छोरे, तो लड़कियों जैसे ही दिखते हैं, तो गायनेकोमेस्टिया के सिम्टम ज़्यादा आने लगे मार्केट में। तो गायनेकोमेस्टिया का मतलब होता है मेमोरी ग्लैंड हुई वो फीमेल की तरह बच्चों में बड़ी हो गई है, और आपने ऐसा अपने स्कूल में देखा भी होगा। PSA का मतलब है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट। किसी के प्रोस्टेट में प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर इस टेस्ट को करता है, उसे बोलते हैं PSA। थोड़ा ट्विंस के बारे में बता देता हूँ। देखो ट्विंस दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस या डाइजाइगोटिक और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। इसका मतलब होता है यूट्रस के अंदर जो बच्चे सेम टाइम बने वो इंडिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन से बने। अगर नॉर्मली फीमेल की एक ओवरी एट ए टाइम एक ओवम रिलीज़ करती है, लेकिन अगर साइमल्टेनियसली दोनों ओवरी ने 2 ओवा रिलीज़ कर दिया तो उस समय 2 स्पर्म तो बहुत सारे आते हैं, तो 2 फर्टिलाइजेशन हो जाएंगे, तो 2 जाइगोट बनेंगे, तो 2 बच्चे बनेंगे, उन्हें डाइजाइगोटिक ट्विंस कहेंगे। और इनका सेक्स अलग हो सकता है, लड़का लड़की, दोनों लड़कियां दोनों लड़के हो सकते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं, इन्हें आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। ये सिंगल फर्टिलाइज ओवम के टुकड़े होने से 2 बच्चे बनते हैं, तो इनका सेक्स हमेशा सेम होगा क्योंकि ये एक ही जाइगोट से बने और जाइगोट का सेक्स डिटरमाइन हो जाता है अर्ली स्टेज में। तो ध्यान रखना, अगर कहीं ट्विंस होते हैं तो हम उसे बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस या डाइजाइगोटिक ट्विंस। तो आप डॉक्टर बनने जा रहे हो तो आपको ट्विंस सही मतलब नहीं, इन दोनों टर्म का भी आपको ध्यान रखना। एक टर्म और आती है यूनाइटेड ट्विंस, इसको हम सियामीज ट्विंस भी बोलते हैं क्योंकि थाईलैंड के सियाम नाम के साइंटिस्ट ने सियाम जगह में थाईलैंड में चांग नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। तो ये जॉइंटेड रहते हैं, यहाँ तो पेट से चिपके हुए हैं, माथे से चिपके हुए हैं, पैरों से चिपके हुए, उसे हम यूनाइटेड ट्विंस कहते हैं। कई बार ऐसे बच्चे भी पैदा होते हैं, आपने यूट्यूब पे बहुत बार देखा होगा। तो बच्चों ये थी कुछ एक्स्ट्रा जानकारियाँ जो मैंने आपको बताई, थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया है, तो आप लोग मन करे तो लास्ट वाला देखना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर पूरा कर दिया है और बहुत जी भर के इसको पढ़ा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को। आपने PhD करी है इसमें, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पूरा चैप्टर बार बार आप देखते रहना और लाइक शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।